नमस्कार बच्चों। क्लास सेवेंथ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 9 समानता के लिए संघर्ष। तो बेटा ये अध्याय इस पुस्तक का सबसे आखिरी अध्याय है और इस अध्याय में हम पूरे पुस्तक में जितने भी चैप्टर के अंतर्गत जिन भी व्यक्तियों ने समानता के लिए संघर्ष किया उन सब के बारे में यहाँ बातचीत की गई है। इस पूरी पुस्तक का ये कंक्लूजन निकाल के लाया गया है, जिसमें आपने देखा कांता और सुजाता की जो बातचीत थी उनका बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा जो अंसारी दंपति थे जो कि मुसलमान होने के कारण उन्हें किराए पे मकान नहीं मिल पा रहा था, उस तरह का भेदभाव हमने पढ़ा था। इसके अलावा ये जूटन पुस्तक से आपको नज़र आ रहा होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो कि एक दलित वर्ग के होने के कारण उन्हें विद्यालय में दरी पट्टी से नीचे दरवाजे के पास बिठाया जाता था और कक्षा में पढ़ाने की बजाय उनसे मैदान की सफाई करवाई जाती थी। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो हमने वस्त्र वाली एक कमीज़ वाली पार्ट के अंदर देखा कि किस तरीके से इन लोगों से बटन टंगवाए जाते थे, लेकिन फिर भी इनको इनके भरपूर मेहनताना नहीं दिया जाता था। इस तरीके से हमने पूरे पार्ट के बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से एक सरकारी अस्पताल और एक निजी अस्पताल में सुविधाओं में कितना फ़र्क होता है और जो पैसे वाले लोग होते हैं वो उन लोगों को तो सरकारी अस्पताल की लाइनों में खड़ा होने की ज़रूरत ही नहीं होता है, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं और वो अपने इलाज निजी अस्पताल में करवा सकते हैं। लेकिन जो गरीब बेचारे गरीब होते हैं उन्हें अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवाना पड़ता है और सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने से पहले उन्हें एक लंबी लाइन में खड़ा रहकर इंतज़ार करना पड़ता है अपने नंबर आने का। तो हम इस अध्याय के अंतर्गत पूरे पुस्तक का कंक्लूजन देखेंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म, उसकी अमीरी और गरीब होने के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती या बदलती है। समझ में आ गया बेटा? तो जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 में बताया था कि जो मताधिकार वाली जो लाइन है उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी को 2 वोट देने का अधिकार नहीं होता है, सबके पास एक ही मत देने का अधिकार होता है और वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपना मत देकर अपनी सरकार चुन सकते हैं। ठीक है बेटा? मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी कि किसी और की वोट की कीमत है। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता। आपने पहले के अध्यायों में पढ़ा होगा कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों में लापरवाही वाले रवैये से कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। अब आपको बता दूं, कांता का बताया था मैंने कि कांता की बच्ची बीमार होती है लेकिन फिर भी उसे सरकारी अस्पताल की एक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। हाकिम शेख साहब थे जिन्हें इलाज के लिए उनकी जिस तरीके से वो बीमार हुए थे उस तरीके से उन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं मिल पाई, इसलिए उन्हें अंत में निजी अस्पताल में ही शरण मिली। और अमन जैसे कि उन्हें भी सरकारी अस्पताल में उचित व्यवस्था नहीं मिल पाई। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसी तरह देखें कि एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और उनके संसाधनों के सामने कमज़ोर हो जाती हैं और उनसे पिछड़ जाती हैं। स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है और इसलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है और यही कारण है कि उसे मजदूरी में अपनी अच्छी फसल की कीमत कम
कीमत पे ही उसे बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती हैं, उसके बाद भी वे अपमानित होने पर विवश होती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कांता दूसरों के घर पे काम करती थी, उसे उसकी बच्ची बीमार होने के कारण उसे पैसे की ज़रूरत थी, उसने महीने ख़त्म होने से पहले ही अपने पैसे मांग लिए तो उन्हें अपमानित होना पड़ा। जो लगातार मेहनत से दूसरों के घर में काम करती हैं उसके बाद भी अपमानित होने को विवश हैं, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं को कोई काम नहीं कर पाती हैं। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता का सबसे बड़ा कारण में से एक कारण बन चुकी हैं। आगे चलते हैं। दूसरी ओर अंसारी दंपत्ति को संसाधनों के न होने का और कम होने के कारण अपमानित न सहना पड़ा। वास्तव में जबकि उसके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी उन्हें मकान पाने में तकलीफ हो रही थी। उन्हें मकान ढूंढने के लिए महीने भर से भटकना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उनका कारण था धर्म। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकिचा रहे थे। ठीक उसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो स्कूल में जो बर्ताव किया स्कूल के मैदान की सफाई के लिए, तो क्यों? क्योंकि वो दलित थे। तो ये सारा हमने आगे पुस्तक के अंदर पढ़ा। महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि ना, तो अगर महिलाएं घर पे काम करती हैं तो उनका यूँ माना जाता है कि वो तो घर पे ही तो रहती हैं, वो क्या काम करती है, इस तरीके से उन्हें तुच्छ माना जाता है। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव को प्राथमिक कारण यह था कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थीं। मेन उनके साथ महिलाएं होने का भेदभाव किया जाता था। धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है। मतलब सब जगह यूँ कहा जाता है कि भारत में समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, कानून हमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देता है, लेकिन कहाँ उनके साथ लोगों के साथ में धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव आज भी हो रहा है। कहीं असमानता खत्म नहीं हुई है। दूसरी असमानता शुरू हो जाती है कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई को बीच में ही छुड़वा देना, ये भी एक तरह की असमानता है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधा का अभाव होने के कारण ये सारी तकलीफ़ें पैदा होती हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किए। आपने एक रोज़ा पार्क्स करके हमने एक कहानी सुनी थी चैप्टर नंबर 1 में कि वह एक जैसे कि गोरे और कालों का भेद था अमेरिका में, कि अगर अफ्रीकी लोग अगर सीट पे, बस की सीट पर बैठे हैं और अगर कोई गोरा व्यक्ति जिसे सीट ना मिली और वो खड़ा है तो उस काले व्यक्ति को या फिर अफ्रीकी व्यक्ति को उठकर अपनी सीट उन्हें ऑफर करनी होती थी। इस तरह का भेदभाव उनके साथ किया जाता था। जो रोज़ा पार्क्स ने इस बात का विरोध किया और इस हेतु बहुत सारे आंदोलन भी चले थे। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। समझ में आ गया? जिन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया है वो तो सम्मान की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपने समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। अक्सर समानता के लिए किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई, समता यानी कि समानता बेटा,
ठीक है। समता भी समानता को ही कहा जाता है। समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहाँ पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने के लिए आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही एक उदाहरण है। तो बेटा अंडरलाइन कीजिएगा, कौन सा? तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश का ये एक उदाहरण है। इसमें क्या हुआ था इसके बारे में अभी पढ़ते हैं हम। जहाँ लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं, जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतीहरों, मछुआरों, झुग्गीवासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोग ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। ठीक है बेटा, हमने इससे पहले कमीज वाले पार्ट में पढ़ा था कि किस तरीके से लोगों ने अपने वस्त्रों को बेचने के लिए सहकारी संगठनों को खड़ा किया था, कि अपनी बात को रखने के लिए अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ सहकारी संगठन खड़े किए गए थे। अब आगे चलते हैं तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि तवा मत्स्य संघ क्या है। तो पढ़ते हैं, जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों को निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। समझ में आ गया बेटा? यानी कोई ऐसी जगह है, ऐसे जंगल है जहाँ बहुत सारे जानवर हैं, तो उस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को वहाँ से हटाकर किसी अन्य जगह जाने के लिए कह दिया जाता है। और वैसे ही अगर कहीं बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं या फिर आप देख लीजिए रेलवे की जो ट्रैक बिछते हैं तो उसके आसपास के जितने भी घर जमीन होती है वो खरीद ली जाती है और उन लोगों को कहीं और शिफ्ट होने के लिए कह दिया जाता है। तो हजारों लोग विस्थापित यानी किसी और स्थान पे स्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांवों के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इन सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों की बच्चों की पढ़ाई पर भी अक्सर गंभीर प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया बेटा कि उन्हें उस स्थान से हटाया जाता है तो बहुत सारे लोगों को तो उस शहर के बाहर कोई रहने के लिए जगह दे दी जाती है या फिर उन्हें बहुत सारे लोगों को जगह भी नहीं दी जाती है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती हैं। तो शहरों से दूर हो जाने के कारण उनकी स्कूलें भी उनसे दूर हो जाती हैं, जिससे उनकी स्कूली शिक्षा प्रभावित होती है और उनको बीच में ही अपनी स्कूली शिक्षा छोड़नी पड़ती है। लोगों और समुदायों का विस्थापित हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से संगठन है जो विस्थापितों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है। अंडरलाइन कीजिए, तवा मत्स्य संघ, मत्स्य यानी कि मछुआरा यानी मछली, ये एक मछुआरों के लिए सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों में से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। सतपुड़ा एक जगह का नाम है बेटा, जिस सतपुड़ा के जो जंगल है वहाँ वो रहते थे और उन्हें वहाँ से विस्थापित कर दिया गया, तो उसके हक में ये सहकारी समिति लड़ रही है। छिंदवाड़ा, अंडरलाइन कीजिएगा, छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती हैं। बैतूल एक जगह का नाम है। ये होशंगाबाद में नर्मदा में मिलने के लिए बैतूल से होती हुई आती है।
तवा पर यानी तवा नदी पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ था, 58 में हुआ था और 1978 में वो पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई। जो कृषि योग्य भूमि थी वो भी उस बांध बनाने में चली गई और जंगल के जो बड़ा हिस्सा था वो भी उसके अंदर चला गया, जिससे जंगल के निवासी, जंगल में रहने वाले जो लोग थे, सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा ही कमा पाते थे कि 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र के सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलवाकर गांव वालों को धमकियां देने भी प्रारंभ कर दी, क्योंकि वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन का बनाया गया। तवा मत्स्य संघ नाम का एक संगठन बनाया गया बेटा। नवगठित तवा मत्स्य संघ, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं TMS। इसका TMS का पूरा नाम है तवा मत्स्य संघ। नवगठित तवा मत्स्य संघ ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनके मछली पकड़ने के अधिकार देने